हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल। इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए अपने इस कोर्स को आगे बढ़ाएंगे। दैट इज इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी ज्योग्राफी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 12th। और हमने पिछले पार्ट में जो है चैप्टर 4 हमारा जो था दैट इज ऑन ह्यूमन सेटलमेंट्स वो कंप्लीट किया है। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 5 जो है लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, या फिर आप कहिए भू संसाधन और कृषि के ऊपर। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा चैप्टर है लेकिन मैं कहूँगा काफ़ी आसान चैप्टर है। बिल्कुल भी आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा लंबा ज़रूर है लेकिन चैप्टर बहुत ही आसान है, तो इसको हम मल्टीपल पार्ट्स में लेके चलेंगे। तो आज इसका रहने वाला है पार्ट 1। तो जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कम से कम 10 लोगों तक इन चीज़ों को आप लोग शेयर करें, और उससे ज़्यादा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अपने कमेंट्स वगैरह जो हैं वो बिल्कुल हमारे साथ आप लोग करते रहिए कमेंट्स, क्योंकि करेंगे जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा हम लोगों को पता लग पाएगा कि आप इन सीरीज़ को, इन वीडियोस को देख रहे हैं। ठीक है, अगर कोई चीज़ आप बताना चाहते हैं, कोई चीज़ आपको नहीं पसंद आ रही है, कुछ फीडबैक देना चाहते हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम। ठीक है, वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और बाकी जो लोग नए हैं चैनल पे, जिन लोगों को ये वीडियोस पहली बार देखने को मिल रहे हैं, वो लोग भी प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, सो दैट कि आपसे भी जो वीडियोस के हैं वो नोटिफिकेशंस वगैरह बिल्कुल भी मिस ना हो। ठीक है, चलिए बाकी आप लोगों से थोड़ा सा ये बात करेंगे कि हमारा जो मिशन है, जिस मिशन के तौर पर हम लोग काम कर रहे हैं कि आप सभी लोगों को अफोर्डेबल एजुकेशन प्रोवाइड करना, ये हमारा मिशन है। तो इस मिशन में आप लोगों की हमें ज़रूरत है, आप लोगों के साथ की ज़रूरत है, आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है। आप लोग यहाँ पर जो QR कोड दिया गया है, स्कैन एंड पे का ऑप्शन दिया गया है, उसके थ्रू जितना भी हो सकता है थोड़ा बहुत योगदान करने की कोशिश आप लोग कीजिए। ठीक है, और अगर किसी को UPI ID की अगर ज़रूरत महसूस होती है तो वो भी यहाँ पर दी गई है, okul@axis bank। बाकी अगर कोई इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या फिर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अगर पेमेंट करने के इच्छुक हैं तो उनके लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो जितना ज़्यादा आप लोग इसमें सहयोग करेंगे उतना फ़ायदा आप लोगों को इसका मिलेगा। वीडियोस के साथ साथ क्विजेज, नोट्स, टेस्ट सीरीज, ये भी सब हम आप लोगों को प्रोवाइड करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है हमारे पास थोड़ा सा मैन पावर की कमी है, थोड़ा सा रिसोर्सेज की कमी है, तो वो जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट हमें करेंगे उतना फ़ायदा इसका आप लोगों को ही मिलेगा। ठीक है, बाकी हम पिछले कुछ दिनों से आपसे एक सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि हाउ ओकुल इज हेल्पिंग यू। हम आप लोगों की तैयारी है, चाहे वो कंपटीशन लेवल की है, चाहे आप स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम आपकी किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं। अपने जो विचार हैं, अपने थॉट्स आप 50 से 100 शब्दों में अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ के साथ हमें ईमेल कर दीजिए। ठीक है, okul.co@gmail.com ये हमारा ईमेल ID है, तो आप इसमें ईमेल कर दीजिए। और वो जो आप राइट अप देंगे उसको हम अपने वेबसाइट्स पे जो टेस्टिमोनियल्स सेक्शन होता है वहां पर उसको फीचर किया जाएगा, ताकि जो लोग भी उस वेबसाइट पे विजिट करते हैं वो लोग देख पाएं कि ये जो प्लेटफॉर्म है वो किस तरीके से लोगों की मदद कर रहा है। ठीक है, और बिल्कुल जेन्युइन उसमें कमेंट्स लिखे जाएंगे, बिल्कुल जेन्युइन राइट अप होगा, कोई उसमें हम चीज़ें जो है वो अपनी तरफ से फेरबदल नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये बात हो गई और अब हम स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट। चलते हैं बुक की तरफ। देखिए आज हमें स्टार्ट करना है जो चैप्टर मैं बता रहा हूं, नंबर 5, लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर। तो क्या कहता है ये चैप्टर, देखिए, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट द लैंड अराउंड यू इज पुट टू डिफरेंट यूज। कि आपके चारों तरफ जो जमीन है, जो लैंड है, वो डिफरेंट यूज उसके हैं, यानी कि अलग अलग तरीके से उसका यूज होता है। जैसे कि सम लैंड इज ऑक्यूपाइड बाय रिवर्स, कुछ जमीन ऐसी है जिसके ऊपर नदियां बहती हैं, कुछ जमीन ऐसी है जिसके ऊपर पेड़ है, और कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जहां पर रोड्स एंड बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग यूज हो गए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड्स आर सूटेड टू डिफरेंट यूजेस। ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स की लैंड है वो डिफरेंट यूज के लिए सूटेबल होती है। जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स दस यूज लैंड एज अ रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन एज वेल एज रेसिडेंस एंड रिक्रिएशन। तो जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो लैंड का यूज कैसे करते हैं, वो लैंड का यूज करते हैं एक रिसोर्स की तरह या संसाधन की तरह। किसके लिए? प्रोडक्शन के लिए। ठीक है, रेसिडेंस के लिए, मतलब वहां पर बिल्डिंग वगैरह बनाई जाती है। प्रोडक्शन का मतलब हो गया कि वहां पर इंडस्ट्रीज वगैरह सेटअप की जाती हैं। और रिक्रिएशन, रिक्रिएशन मतलब आप कह सकते हैं जो मौज मस्ती की जगह होती है, जैसे कि आप कह लीजिए पार्क्स वगैरह बनाए जाते हैं, इंटरटेनमेंट एरियाज वगैरह बनाए जाते हैं, दैट इज फॉर रिक्रिएशन। ठीक है, दस द बिल्डिंग ऑफ योर स्कूल, रोड्स ऑन विच यू ट्रेवल, पार्क्स इन विच यू प्ले, फील्ड्स इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन एंड द पास्चर्स वेयर एनिमल्स ग्रेज रिप्रेजेंट डिफरेंट यूजेस टू विच द लैंड इज पुट। ठीक है, तो ये कुछ आपको एग्जाम्पल दिए हैं, बहुत आसान है कि उस बिल्डिंग में जहां पर आप रहते हैं, ठीक है, या फिर जहां पर आपका स्कूल है, जिस रोड में आप लोग ट्रेवल करते हैं, जिस पार्क में आप लोग खेलते हैं,
और जिस फील्ड में जो क्रॉप्स है, जो फसल है वो उगती है, और ऐसे पास्चर लैंड जहां पर जो एनिमल्स हैं वो ग्रेस करते हैं, यानी कि जो होते हैं कि जानवर चरते हैं। ठीक है, ये कुछ डिफरेंट कैटेगरीज हैं या डिफरेंट यूजेस हैं जो लैंड से किए जाते हैं, मतलब लैंड में डिफरेंट तरीके से लैंड्स को यूज किया जाता है। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं लैंड यूज कैटेगरीज की, कि क्या श्रेणियां हैं लैंड यूज की। ठीक है, कैटेगरीज क्या है? लैंड यूज रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड बाय लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट। जो लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है, यानी कि जो भू राजस्व विभाग होता है, वो लैंड यूज का रिकॉर्ड को मेंटेन करता है। ठीक है, द लैंड यूज कैटेगरीज एड अप टू रिपोर्टिंग एरिया विच इज समवट डिफरेंट फ्रॉम द ज्योग्राफिकल एरिया। ज्योग्राफिकल एरिया तो पूरा का पूरा भौगोलिक क्षेत्र होता है, और रिपोर्टिंग एरिया बेसिकली वो होता है जिसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाता है। ठीक है, द सर्वे ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स इन द कंट्री या फिर इंडिया। ठीक है, तो यानी कि जो ये ज्योग्राफिकल एरिया है ये कौन मेजर करता है? इसके लिए एक बॉडी है, दैट इज योर सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, हैव यू एवर यूज्ड अ मैप प्रिपेयर्ड बाय सर्वे ऑफ इंडिया? आप लोगों ने कभी ये मैप देखा होगा तो आप लोगों को दिखेगा कि ये थोड़ा सा मैप अलग तरीके का होता है। जैसे मैप हम लोग यूज करते हैं या करते आए हैं या जो मार्केट में मिलते हैं, उनसे थोड़ा सा अलग होता है सर्वे ऑफ इंडिया का मैप। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द टू कंसेप्ट्स आर दैट while the former changes somewhat depending on the estimates of the land revenue records, the later does not change and stays fixed as per survey of India measurements। तो ये दो डिफरेंस किसकी बात कर रहा है? ये दो डिफरेंस जो बिटवीन द टू की बात कर रहा है वो है रिपोर्टिंग एरिया और ज्योग्राफिकल एरिया के बीच में। ठीक है, रिपोर्टिंग एरिया और ज्योग्राफिकल एरिया के बीच में। और ये बोल रहा है कि जो फॉर्मर है, यानी कि जो रिपोर्टिंग एरिया है, वो चेंज करता है डिपेंडिंग ऑन दी एस्टिमेट्स ऑफ दी लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। कि लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में जो एस्टिमेट्स होंगे उसके आधार पर आपका जो रिपोर्टिंग एरिया है वो चेंज करेगा, लेकिन जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो इंडिया का पूरा भौगोलिक क्षेत्र है, जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो चेंज तो होना नहीं है। ठीक है, तो ज्योग्राफिकल एरिया फिक्स रहेगा, और वो कौन मेजर करता है? सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए आगे देखिए। You may be familiar with land use categories as they are also included in your social science textbooks of class 10th। ठीक है, तो ये चीज इसने बोला कि क्लास 10th में भी है, हमें उस बात से मतलब है नहीं, क्योंकि क्लास 10th की चीजें हम लोग नहीं पढ़ते हैं, और यहां पर हम लोग क्लास 12th की बात ही कर रहे हैं। फिर भी ठीक है कि इसने बोला है कि ये चीज क्लास 10th में है, तो इसकी बात हम मान लेते हैं कि क्लास 10th में भी ये चीज दी हुई होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। द लैंड यूज कैटेगरीज एज मेंशन्ड इन लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में कैटेगरीज बनाई गई हैं वो क्या क्या है, आइए देखते हैं। सबसे पहला है फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट में क्या है देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एरिया अंडर एक्चुअल फॉरेस्ट कवर इज डिफरेंट फ्रॉम द एरिया क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट। ठीक है, ये एरिया के जो फॉरेस्ट का एरिया है वो दो टाइप का होता है। एक तो वो है जहां पर एक्चुअल फॉरेस्ट होगा, ठीक है, और दूसरा वो होता है विच इज क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट, यानी कि जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के आधार पर या जो गवर्नमेंट्स के रिकॉर्ड है उनमें एज अ फॉरेस्ट जिस एरिया को रखा गया है, ठीक है, वो अलग है, और जहां पर एक्चुअल फॉरेस्ट है वो अलग है। ठीक, द लेटर इज द एरिया विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज आइडेंटिफाइड एंड डिमार्केटेड फॉर फॉरेस्ट ग्रोथ, यानी कि क्लासिफाइड एज फॉरेस्ट वाला। ठीक, द लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड्स आर कंसिस्टेंट विद द लेटर डेफिनेशन, thus there may be an increase in this category without an increase in the actual forest cover। तो एक्चुअल फॉरेस्ट कवर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। और जो ये क्लासिफाइड एज अ फॉरेस्ट है या इसको बोला जाता है रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, ठीक है, तो ये थोड़ा सा अलग होगा। ठीक है, और ये बेसिकली आपका जो डेफिनेशन के आधार पर और जो एस्टिमेट्स के आधार पर है ये चेंज करेगा। तो अगर ये बढ़ रहा है या ये घट रहा है तो हम ये नहीं कह सकते कि एक्चुअल में जो फॉरेस्ट है वो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए, मतलब इस फॉरेस्ट वाले के अंदर ही आप एक तरीके से कह सकते हैं कि दो कैटेगरी हो गई, एक एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया जो है वो, और एक रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। ठीक, चलिए अगला देख लेते हैं, बैरन एंड वेस्टलैंड। बेसिकली जो बंजर भूमि है उसकी बात है। द लैंड विच मे बी क्लासिफाइड एज अ वेस्टलैंड सच एज बैरन, हिली टेरेन्स, डेजर्ट लैंड्स, रेवाइंस। रेवाइंस बेसिकली होते हैं बीहड़ जिनको बोला जाता है, जैसे कि चंबल में है, चंबल की जो नदी है उसके आपने देखे होंगे वहां पर रेवाइंस है। ठीक है, नॉर्मली कैन नॉट बी ब्रॉट अंडर कल्टिवेशन विद द अवेलेबल टेक्नोलॉजी। ये बेसिकली फॉरेस्ट का बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, यहां पर बेसिकली कल्टिवेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, दैट्स व्हाई दे आर बैरन एंड वेस्टलैंड। ठीक, ये दो हो गए। अगला देखिए तीसरा, दैट इज लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज। अब ये लैंड का यूज है लेकिन नॉन एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, जैसे कि लैंड अंडर सेटलमेंट। सेटलमेंट्स हमने बात की है पिछली बार में, जहां पर बस्तियां वगैरह होती है, जैसे कि रूरल और अर्बन, अर्बन सेटलमेंट्स, रूरल सेटलमेंट्स। फिर इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि रोड्स, कैनाल्स,
इंडस्ट्रीज, शॉप्स एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी। अब जहां पर ये सारी चीजें बन रही होंगी, यानी कि जैसे कि सेटलमेंट्स हैं जहां पर लोग रहते हैं, बस्तियां हैं, फिर आपके सड़कें हैं, नहरें हैं, इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, दुकानें वगैरह हैं, वो आपके नॉन एग्रीकल्चरल यूज है लैंड का, ठीक। एन एक्सपेंशन इन दी सेकेंडरी एंड टर्शरी एक्टिविटीज वुड लीड टू एन इंक्रीज इन दिस कैटेगरी ऑफ लैंड यूज, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में अगर एक्टिविटीज बढ़ रही हैं और टर्शरी सेक्टर में अगर एक्टिविटीज बढ़ रही हैं, सेकेंडरी इज योर प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है, टर्शरी इज योर सर्विस सेक्टर, ठीक है। अगर इन दोनों में एक्टिविटीज अगर बढ़ रही है तो इस कैटेगरी में जो लैंड यूज है वो बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि फिर क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का बढ़ने का मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में विस्तार हो रहा है या एक्सपेंशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इंडस्ट्रीज वगैरह ज्यादा खुलेंगी। टर्शरी सेक्टर में अगर विस्तार हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि दुकानें ज्यादा खुलेंगी और आपके ऑफिसेज वगैरह ज्यादा खुलेंगे, बिकॉज दे प्रोवाइड सर्विसेज, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इस कैटेगरी में जो लैंड यूज है वो बढ़ेगा, दैट इज इन द लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूज, ठीक। अगला देख लीजिए, एरिया अंडर परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड। ये वो जगह है जहां पर जानवर जो है वो चरते हैं। मोस्ट ऑफ दिस टाइप लैंड इज ओन्ड बाय विलेज पंचायत और द गवर्नमेंट, ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ दैट दिस लैंड इज प्राइवेटली ओन्ड, यानी कि ये जिस प्रकार की लैंड है उसका ज्यादातर जो मालिकाना हक है या जो ओनिंग है, ओनर है, वो कौन होता है, या तो विलेज पंचायत या फिर सरकार। इस तरीके की लैंड जो है वो बहुत कम प्राइवेटली ओन्ड की जाती है, ठीक है। द लैंड ओन्ड बाय अ विलेज पंचायत कम्स अंडर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ठीक है। वो कॉमन प्रॉपर्टी है क्योंकि वो विलेज पंचायत की है, तो उसमें सभी लोग जो है उसका यूज करेंगे एंड दैट बिकम्स अ कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, ठीक है। इसके बाद अगला है एरिया अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रूव्स दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया। अभी नेट सोन एरिया भी एक है, वो अलग है। इसमें क्या क्या चीज आती है, देखिए, द लैंड इन अंडर ऑर्चार्ड्स एंड फ्रूट ट्रीज, जो आपके बागान वगैरह होते हैं, ठीक है, जो आपके फलों के बागान होते हैं वो इसमें आते हैं। एंड मच ऑफ दिस लैंड इज प्राइवेटली ओन्ड, और ये ज्यादातर जमीन जो है प्राइवेटली ओन्ड होती है, यानी कि इसको इंडिविजुअल लोग जो है वो खरीदते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला है कल्चरेबल वेस्टलैंड। ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, यहां पर ये जो तीन कंसेप्ट दिए गए हैं, कल्चरेबल वेस्टलैंड, करंट फैलो और फैलो अदर देन करंट फैलो, ठीक है। थोड़ा सा इसको समझिएगा। कल्चरेबल वेस्टलैंड वो है एनी लैंड विच इज लेफ्ट फैलो, फैलो का मतलब है खाली छोड़ना, जिसमें कोई कल्टीवेशन नहीं हो रहा है, ठीक है। फॉर मोर देन 5 years इज इंक्लूडेड इन दिस कैटेगरी, यानी कि जो जमीन 5 साल से जिसके ऊपर कोई चीज नहीं उगाई गई है, अनकल्टिवेटेड है, 5 साल से ज्यादा के लिए, उसको बोला जाएगा कल्चरेबल वेस्टलैंड, ठीक है। इट कैन बी ब्रॉट अंडर कल्टीवेशन आफ्टर इंप्रूविंग इट थ्रू रिक्लेमेशन प्रैक्टिसेस, यानी कि अगर इसको रिक्लेमेशन प्रैक्टिसेस इसमें यूज की जाए तो इसमें वापस कल्टीवेशन स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल की बात करें तो 5 साल से ज्यादा के लिए इसमें कोई भी कल्टीवेशन नहीं किया गया है, तो दैट बिकम्स योर कल्चरेबल वेस्टलैंड, यानी कि ये कल्चरेबल तो है, ठीक है। इसमें अगर हम चाहें तो कल्चर कर सकते हैं, कल्टीवेशन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये वेस्टलैंड की तरह है क्योंकि 5 साल से ज्यादा इसमें कोई भी कल्टीवेशन नहीं किया गया है, ठीक है। दूसरा है करंट फैलो। ये वो लैंड है, दिस इज द लैंड विच इज लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, ठीक है। क्योंकि करंट फैलो है, यानी कि ये अभी वर्तमान में फैलो है, ठीक है, इसको वर्तमान में खाली छोड़ा गया है। ये वो लैंड है जिसको खाली छोड़ा गया है विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर, ठीक है। फैलोइंग इज अ कल्चरल प्रैक्टिस अडॉप्टेड फॉर गिविंग लैंड द लैंड रेस्ट, द लैंड रिकोप्स दी लॉस्ट फर्टिलिटी थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस, ठीक है। फैलोइंग वो प्रोसेस है जिसमें हम लैंड को खाली इसलिए छोड़ते हैं, अनकल्टिवेटेड इसलिए छोड़ते हैं, ताकि वो अपनी जो फर्टिलिटी है उसको वापस से रिगेन कर ले। हमने एक बहुत ही कॉमन टाइप ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ा है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जिसको कहते हैं योर शिफ्टिंग कल्टीवेशन या फिर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। बेसिकली उसमें यही होता है कि जो एक नोमैड्स होते हैं, नोमैडिक ट्राइब्स बेसिकली उसको प्रैक्टिस करते हैं, वो एक जगह पे कल्टीवेशन करते हैं थोड़े टाइम के लिए, एक सीजन के लिए या एक साल के लिए, फिर वो किसी दूसरे लैंड में शिफ्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली वो जो एक कंसेप्ट आप कहेंगे दैट जो लैंड वो लोग छोड़ के जाते हैं या वापस किसी लैंड में वो 1-2 साल के बाद आते हैं, तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ करंट फैलो, ठीक है। इसके बाद देखिए जो अगली है दैट इज योर फैलो अदर देन करंट फैलो, ठीक है। ये मैं कहूंगा एक तरीके से जो करंट फैलो और कल्चरेबल वेस्टलैंड है इसके बीच का है, क्योंकि ये ऐसी कल्टीवेबल लैंड है जिसको अनकल्टिवेटेड छोड़ा गया है 1 साल से ज्यादा के लिए, लेकिन 5 साल से कम के लिए, ठीक है। अगर इस लैंड को 5 साल से ज्यादा के लिए अनकल्टिवेटेड छोड़ दिया जाएगा तो ये कैटेगराइज हो जाएगी कल्चरेबल वेस्टलैंड, ठीक है।
तो सबसे कम टाइम के लिए यानी कि 1 साल और उससे कम, यहां पर आप लिख सकते हैं 1 ईयर और लेस के लिए अगर अनकल्टिवेटेड छोड़ा है तो दैट इज योर करंट फेलो। अगर मोर देन 5 साल के लिए अगर आपने अनकल्टिवेटेड छोड़ा है तो वो कल्चरेबल वेस्टलैंड है। और अगर 1 से 5 साल के लिए आपने छोड़ा है, ठीक है, 1 से 5 साल के लिए अगर आपने उसको अनकल्टिवेटेड छोड़ा है तो दैट इज योर फेलो अदर देन करंट फेलो। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं जो लास्ट है, दैट इज 9th, नेट एरिया सोन। ये कहीं पर नेट एरिया सोन या नेट सोन एरिया भी उसको बोलते हैं। द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन विच क्रॉप्स आर सोन एंड हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया। ठीक है, जहां पर जो फसलें हैं उनको उगाया जाता है, दे आर सोन एंड हार्वेस्टेड, दैट इज नोन एज नेट सोन एरिया। ठीक है, चलिए तो ये 9 कैटेगरीज हो गई। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि लैंड यूज चेंजेस इन इंडिया, कि किस तरीके से जो लैंड यूज है वो चेंज हो रहा है। लैंड यूज इन अ रीजन to a large extent is influenced by the nature of economic activities carried out in that region। ठीक है, यानी कि किसी भी क्षेत्र में, किसी भी रीजन की अगर हम बात करें तो वहां पर जो लैंड यूज का चेंज है, ठीक है, वो किस पर डिपेंड करेगा, या लैंड यूज जो है वो किस पर डिपेंड करेगा, वो वहां की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उस रीजन में, कि किसी भी रीजन में, किसी भी क्षेत्र में इकोनॉमिक एक्टिविटी या आर्थिक गतिविधि कौन सी हो रही है, उस पर डिपेंड करेगा कि उस एरिया में जो लैंड यूज है वो कैसा है। ठीक है, however, while economic activities changes over time, land like many other natural resources is fixed in terms of its area। अब लैंड का एरिया तो चेंज नहीं होगा, ये सीधी सी बात है, भले ही उसकी कैटेगरी चेंज हो सकती है। ठीक है, ये जो 9 कैटेगरी हमने पढ़ी है ये आपस में इंटरचेंज जरूर कर सकती है, लेकिन ओवरऑल जो एरिया ऑफ द लैंड है वो फिक्स रहेगा, भले ही आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वो टाइम के साथ साथ चेंज होती जाए। एट दिस स्टेज one needs to appreciate 3 types of changes that an economy undergoes which affect land use। तो यहां पर 3 टाइप के चेंजेस बताए गए हैं जो इकोनॉमी में हो सकते हैं और उसके आधार पर जो लैंड यूज है वो भी बदलेगा। देखते हैं क्या क्या है वो 3 चेंजेस। पहला है द साइज ऑफ द इकोनॉमी। जो इकोनॉमी है उसका जो साइज है, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। ठीक है, चलिए आप लोगों से शायद इस वर्ड के बारे में आई डोंट नो कि बात हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, आप इस जो यहां पर एक ये लाइन लिखी गई है कि मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ, या फिर इसको ऐसे करेंगे, वैल्यू फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी या इन द कंट्री, इसको क्या बोलते हैं, व्हाट इज दिस टर्म नोन एज। ये एक टर्म है, ठीक है, ये किसी टर्म की डेफिनेशन है। किस टर्म की डेफिनेशन है ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, चलिए तो क्या लिखा गया है कि इस टर्म्स में जो हम मेजर करेंगे, ग्रोज ओवर टाइम एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्ट पॉपुलेशन, चेंज इन इनकम लेवल्स, अवेलेबल टेक्नोलॉजी एंड एसोसिएटेड फैक्टर्स। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन जो है, जनसंख्या जो है वो बढ़ रही है, अब लोगों का जो इनकम लेवल है वो चेंज हो रहा है, जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो चेंज हो रहे हैं और उससे जो संबंधित फैक्टर्स हैं वो चेंज हो रहे हैं, तो जो हमारा साइज ऑफ इकोनॉमी है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, उससे क्या होगा, as a result the pressure on land will increase with time and marginal lands would come under use। तो इस तरीके से क्या है कि जब जरूरतें बढ़ रही हैं, जब प्रेशर बढ़ रहा है, तो उससे क्या होगा कि जो मार्जिनल लैंड्स हैं, मार्जिनल लैंड्स का मतलब होता है ऐसी लैंड्स जो एग्रीकल्चरल, जिनका यूज बहुत कम है, जिनकी एग्रीकल्चरल वैल्यू बहुत कम है, या फिर आप कहेंगे कि जिनमें जो मिट्टी वगैरह है वो अच्छी नहीं है, पुअर सॉइल, जिनको आप बेसिकली ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चरल के लिए यूज जिसको नहीं किया जा सकता, दैट इज योर मार्जिनल लैंड्स, तो उसका भी फिर यूज यहां पर किया जाने लगता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो इकोनॉमी का चेंज है, दैट इज योर कंपोजिशन ऑफ द इकोनॉमी। अगर इसमें कुछ चेंज हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए सेकेंडरी और जो टर्शरी सेक्टर्स हैं वो यूजुअली ग्रो मच फास्टर देन द प्राइमरी सेक्टर, स्पेसिफिकली द एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स हैं वो तेजी से बढ़ते हैं कंपेयर टू एग्रीकल्चर सेक्टर। दिस टाइप ऑफ चेंज इज कॉमन इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। और इस तरीके का जो चेंज है, यानी कि चेंज इन दी, या फिर आप कहेंगे कि ज्यादा जो रैपिड ग्रोथ हो रही है इन द सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर और कंपेयर टू द प्राइमरी सेक्टर, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर, ये जो फिनोमेना है ये बहुत कॉमन है इन डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया। दिस प्रोसेस would result in a gradual shift of land from agricultural uses to non agricultural uses। अब इससे क्या होगा कि ये चीज हमने पीछे बात करी है, जहां पर हम नॉन एग्रीकल्चरल यूज ऑफ लैंड की बात कर रहे थे, कि जब हमारा सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर जो है वो ग्रो करेगा, तो उससे क्या होगा कि जो एग्रीकल्चरल यूज था लैंड का, वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉन एग्रीकल्चरल यूज में। ठीक है,
यू वुड ऑब्जर्व दैट सच चेंजेस आर शार्प अराउंड लार्ज अर्बन एरियाज, और जो बड़े अर्बन एरियाज हैं, जो शहरी इलाके हैं, वहां पर उनके आसपास इस तरीके का चेंज जो है वो ज्यादा होगा। द एग्रीकल्चरल लैंड इज बीइंग यूज्ड फॉर बिल्डिंग पर्पसेस, ठीक है। वहां पर क्या होगा कि सेकेंडरी सेक्टर बढ़ रहा है, मैंने आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, यानी कि ज्यादा इंडस्ट्रीज वगैरह आपको सेटअप करनी पड़ेंगी, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आपको सेटअप करनी पड़ेंगी, या फिर आप कह सकते हैं कि सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, मैंने आपको बताया शॉप्स हैं, ऑफिसेज हैं, इस तरह की चीजें बढ़ रही हैं, तो उसके लिए बिल्डिंग्स जो है वो बनानी पड़ेंगी। तो एग्रीकल्चरल लैंड का यूज जो है फिर वो बिल्डिंग बनाने के लिए किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, थर्डली, दो द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज रिड्यूसेस ओवर टाइम, द प्रेशर ऑन लैंड फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज डज नॉट डिक्लाइन, ठीक है। हमने ये चीज बात करी है कि किस तरीके से अगर सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज जो है वो बढ़ती है तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज क्या हो जाएंगी, जो कि एक प्राइमरी एक्टिविटीज है, वो कम हो जाएंगी, ठीक है। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज का कंट्रीब्यूशन जो है वो कम हो रहा है, लेकिन जो लैंड पर प्रेशर पड़ रहा है फॉर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज वो कम नहीं हो रहा है। और क्यों कम नहीं हो रहा है, इसका रीजन यहां पर दिया गया है कि डेवलपिंग कंट्रीज में, जो विकासशील देश है, वहां पर क्या है कि द शेयर ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर यूजुअली डिक्लाइंस मच मोर स्लोली कंपेयर्ड टू द डिक्लाइन इन द सेक्टर्स शेयर इन जीडीपी। जो उस क्षेत्र का, यानी कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर का जो शेयर है जीडीपी में, वो जैसे जैसे आपका टर्शरी और सेकेंडरी एक्टिविटीज बढ़ रही हैं तो शेयर इन द जीडीपी जो है वो कम होगा, किसका, एग्रीकल्चर सेक्टर का, ठीक है। लेकिन हमने ये चीज यहां भी बात करी है, हमारा जो इकोनॉमी का कोर्स चल रहा है वहां पर भी हम लोगों ने इस चीज को लेकर बात की है कि एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी इंडिया जैसे देश में बहुत ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारी हमें पता है कि, और कहा भी जाता है कि इंडिया इज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, ठीक है। यहां आज भी जो मेजर पॉपुलेशन है वो आपके एग्रीकल्चर सेक्टर से ही संबंधित है। तो इसलिए उससे क्या है कि जीडीपी में इस सेक्टर का शेयर तो कम हो रहा है, लेकिन इस लैंड के ऊपर जो डिपेंडेंसी है लोगों की वो कम नहीं हो रही है। तो इस वजह से पहले चीज तो यह है कि प्रेशर जो है वो लगातार पड़ रहा है, वो प्रेशर कम नहीं हो रहा है। दूसरा यह है, द नंबर ऑफ पीपल दैट द एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज टू फीड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। अब पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये तो सीधी सी बात है। जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो एग्रीकल्चरल सेक्टर की जो लैंड है वो एक तो कम हो रही है। पहली बात है कि एग्रीकल्चर सेक्टर की लैंड कम हो रही है, यानी कि लैंड पर प्रेशर ज्यादा पड़ रहा है, ठीक है। ये एक दिन हमने जो पॉपुलेशन वाला चैप्टर था, आई थिंक वहां पर भी इन चीजों को लेकर थोड़ा सा डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये चीजें आप थोड़ा सा समझते हैं कि अगर लैंड कम हो रही है, एग्रीकल्चर लैंड कम हो रही है, तो उसके ऊपर प्रेशर वैसे भी पड़ेगा, क्योंकि उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को फीड करना है, क्योंकि पॉपुलेशन तो लगातार बढ़ रही है, इसलिए भी क्या है कि प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहां पर एक चार्ट दिया गया है, इसको भी थोड़ा सा भी हम समझेंगे। फिलहाल क्या लिखा गया है, इंडिया हैज अंडरगॉन मेजर चेंजेस विद इन द इकोनॉमी ओवर द पास्ट 4 और 5 डिकेड्स। पिछले 4 से 5 दशकों में इंडिया में क्या हुआ है कि मेजर चेंज हुआ है इकोनॉमी में, एंड दिस हैज इन्फ्लुएंस्ड द लैंड यूज चेंजेस इन द कंट्री। और इसकी वजह से जो लैंड यूज चेंज है वो भी इन्फ्लुएंस हुआ है या प्रभावित हुआ है। दीज चेंजेस बिटवीन 1950 to 51 and 2014 to 15 have been shown in figure 5.1, ठीक है। ये फिगर में दिया गया है। मैं आप लोगों को एक वर्ड ऑफ कॉशन पहले ही बता देता हूं कि अकॉर्डिंग टू मी दिस डेटा इज नॉट 100% करेक्ट, ठीक है। क्योंकि सबसे पहली चीज तो यह है कि आप इस वाले सेक्टर पे ध्यान दीजिएगा, परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग वेस्टलैंड वाला जो है, यहां पर थोड़ा सा डेटा मिसमैच है कुछ। मैंने बहुत ज्यादा ढूंढने की कोशिश करी, कोई गवर्नमेंट रिकॉर्ड अगर कोई मुझे मिल जाता तो मैं आप लोगों को इसको करेक्ट बता देता, ठीक है। तो ऐसा मुझे नहीं मिला है। फिलहाल आप इसमें ध्यान ये रखिएगा, इस सेक्टर के लिए बात कर रहा हूं कि 2014-15 में ये कम है और 1950-51 में ये ज्यादा है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी वैल्यूज पर आप एग्जैक्टली नहीं जाइए, क्योंकि वैल्यूज जनरली आप लोगों से नहीं पूछी जाएगी, लेकिन इस वैल्यू में भी कहीं थोड़ा बहुत मिसमैच जो है वो जरूर है। अब वो केवल इस सेक्टर में है या औरों में है मैं नहीं कह सकता, लेकिन थोड़ा बहुत मिसमैच जरूर है। अगर मुझे कहीं भी इस कोर्स के दौरान या कभी भी मुझे अगर इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी तो वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। मैंने फिलहाल इस पर काफी रिसर्च करी और मुझे इसका कोई स्पेसिफिक एज सच डेटा जो है वो नहीं मिला। अगर आप में से किसी को मिलता है तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप लोग प्लीज हमें वो डेटा जो है थोड़ा सा बताइएगा, ठीक है। 1950-51 का जो शेयर है लैंड यूज कैटेगरी का और 2014-15 का जो शेयर है, इसको लेकर यहां पर बात की जा रही, ठीक है। फिलहाल मैंने वर्ड ऑफ कॉशन आपको बता दिया। हम फिलहाल आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा गया है। देयर आर 2 पॉइंट्स दैट यू नीड टू रिमेंबर बिफोर यू डिराइव सम मीनिंग फ्रॉम दिस फिगर। पहला मतलब क्या है, द परसेंटेज
shown in the figure have been derived with respect to the reporting area। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि रिपोर्टिंग एरिया को लेकर हम बात कर रहे हैं, टोटल ज्योग्राफिकल एरिया को लेकर बात नहीं कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी बात यह है, since even the reporting area has been relatively constant over the years, the decline in one category usually leads to an increase in some other category। ठीक है, कि जो रिपोर्टिंग एरिया है वो भी लगभग क्या है कि बराबर रहा है, कांस्टेंट रहा है, उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं हुआ है। इसलिए अगर आप ऊपर किसी भी कैटेगरी में देखेंगे कि 1950-51 में वो कैटेगरी का शेयर ज्यादा था और 2014-15 में वो कम हो गया है, तो वो अगर एक सेक्टर कम हो रहा है तो दूसरा सेक्टर कहीं ना कहीं बढ़ रहा होगा। ठीक है, इसी वजह से फिर वो कम बाकी जो चीजें हैं वो हुई है। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या लिखा गया है कि 4 कैटेगरीज हैव अंडरगॉन इंक्रीजेस व्हाइल 4 हैव रजिस्टर्ड डिक्लाइन। तो पहली बात तो ये 4 और 4 नहीं है, ये 4 और 5 है। और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, देखिए इंक्रीज में वैसे जो यहां पर फिगर में दिया गया है वो फॉरेस्ट इंक्रीज है, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज इंक्रीज है, आपका ये इंक्रीज है करंट फैलो, और आपका नेट सोन एरिया जो है ये भी इंक्रीज है, और साथ में ये भी इंक्रीज है। लेकिन यहां पर मैं फिर से स्टार मार्क कर रहा हूं, इसको डिक्रीज की कैटेगरी में आप लोगों को डालना पड़ेगा, क्योंकि ये कैटेगरी किसी भी हालत में इंक्रीज नहीं हो सकती है। ठीक है, और डिक्रीज वाली जो कैटेगरी है वो ये है, दैट इज योर बैरन एंड अनकल्चरेबल वेस्टलैंड, ये डिक्रीज हो रहा है। एरिया अंडर मिसलिनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रुप्स, ये डिक्रीज हो रहा है। कल्चरेबल वेस्टलैंड जो है ये भी डिक्रीज हो रहा है, और फैलो अदर देन करंट फैलो ये भी डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, और इसको भी आप डिक्रीज की कैटेगरी में ही लेंगे, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है ये मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर किसी को मिलती है तो प्लीज बताइएगा, मुझे मिलेगी तो मैं आप लोगों को जरूर बता दूंगा। फिलहाल काफी रिसर्च करने के बाद भी इस वैल्यू पे मुझे मिल पाई है, तो मैंने वो यहां पर कुछ भी वैल्यू जो है वो इंक्लूड इसीलिए नहीं की है। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो दिया गया है कि ये 2.3 यहां पर है और 3.3 यहां पर है, ये गलत है। एटलीस्ट ये ऐसा होना चाहिए कि ये कम से कम रिवर्स तो है। 2014-15 में ये लैंड का जो कैटेगरी है वो कम होगा, बढ़ नहीं सकता। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि 4 कैटेगरी जो है वो इंक्रीज हुई हैं और 5 कैटेगरी जो है वो डिक्लाइन हुई हैं। ठीक है, शेयर ऑफ एरिया अंडर फॉरेस्ट, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस, करंट फैलो लैंड्स एंड नेट एरिया सोन हैव शोन एन इंक्रीज। ठीक है, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस कैन बी मेड अबाउट दीज इंक्रीजेस। अब ये इंक्रीज हुआ है तो इनके बारे में कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, वो देखिए क्या है। द रेट ऑफ इंक्रीज इज द हाईएस्ट इन केस ऑफ एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। आप ये देख सकते हैं, एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चर यूज जो यहां पर सिर्फ 3.2% था, वो अब 8.7% हो गया, तो सबसे ज्यादा राइज इसी में है। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द चेंजिंग स्ट्रक्चर of Indian economy, which is increasingly depending on the contribution from industrial and service sectors and expansion of related infrastructural facilities। ये सीधी सी बात है, फिर से वही है कि सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो है वो इंक्रीज कर रहे हैं, तो इस वजह से इस कैटेगरी की जो लैंड है उसमें सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ है। आगे दिया गया है कि ऑल्सो एन एक्सपेंशन ऑफ एरिया अंडर बोथ अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट्स हैज एडेड टू द इंक्रीज। क्योंकि नॉन एग्रीकल्चरल एरिया है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपके बिल्डिंग्स मतलब ऑफिसेज और फैक्ट्रीज वगैरह नहीं है, बल्कि सेटलमेंट्स जो हैं जहां पर रेसिडेंशियल एरियाज हैं वो भी बड़े हैं, और वो दोनों एरियाज में बड़े हैं, चाहे वो अर्बन एरियाज में हो चाहे फिर वो रूरल एरियाज में हो। ठीक है, दस द एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस इज इंक्रीजिंग एट द एक्सपेंस ऑफ वेस्टलैंड एंड कल्चरेबल एग्रीकल्चरल लैंड। तो एग्रीकल्चरल लैंड और वेस्टलैंड जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है, और नॉन एग्रीकल्चरल यूज में जो लैंड है वो बड़ी है। इसके बाद अगला देख लीजिए, द इंक्रीज इन द शेयर अंडर फॉरेस्ट एज एक्सप्लेन्ड बिफोर कैन बी अकाउंटेड फॉर बाय इंक्रीज इन द डिमार्केटेड एरिया अंडर फॉरेस्ट रादर देन द एक्चुअल इंक्रीज इन द फॉरेस्ट कवर इन द कंट्री। तो फॉरेस्ट एरिया में मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके के एरिया है वहां पर, एक तो वो है जो एक्चुअल फॉरेस्ट में एरिया है, ठीक है, जो एक्चुअल में फॉरेस्ट है, और दूसरे वो है जो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स के आधार पर फॉरेस्ट है, यानी कि रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जिनको बोला जाता है। ठीक है, तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया में जो है वो इंक्रीज हो रहा है रादर देन योर एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया में। एक्चुअल फॉरेस्ट एरिया में बहुत ज्यादा अंतर इंक्रीज जो है वो नहीं हो रहा है। द इंक्रीज इन द करंट फैलो कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड फ्रॉम इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू ओनली 2 पॉइंट्स। ठीक है, जो करंट फैलो है उसके बारे में हम इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि करंट फैलो का जो ट्रेंड है वो फ्लक्चुएट करता है साल दर साल। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल एंड क्रॉपिंग साइकिल्स, क्योंकि उसमें हमने पढ़ा है कि वो ऐसी लैंड है जिसको 1 साल या उससे कम समय के लिए खाली छोड़ा जाता है, अनकल्टिवेटेड छोड़ा जाता है। और वो क्यों छोड़ा जाता है? ताकि जो लैंड है वो अपनी फर्टिलिटी को रिगेन
कर पाए। ठीक है, द इंक्रीज इन नेट सोन एरिया इज अ रिसेंट फिनोमेना ड्यू टू यूज ऑफ कल्चरेबल वेस्टलैंड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। हमने जो कल्चरेबल वेस्टलैंड है उसको भी यूज करना स्टार्ट कर दिया है फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, इसलिए हमारा जो एरिया नेट सोन एरिया है वो बढ़ गया है। बिफोर विच इट वॉज रजिस्टरिंग अ स्लो डिक्रीज, तो पहले इसमें डिक्रीज हो रहा था, अब ये बढ़ गया है। और क्यों हुआ है? क्योंकि हमने इसमें कल्चरेबल वेस्टलैंड जो थी उसको इंक्लूड कर लिया है। देयर आर इंडिकेशंस दैट मोस्ट ऑफ द डिक्लाइन हैड अकर्ड ड्यू टू इंक्रीजेस इन एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूज। हमने बात की है कि नॉन एग्रीकल्चरल यूज के अंडर जो एरिया है वो सबसे ज्यादा बड़ा है, और इसलिए जो मेजर डिक्लाइंस हैं अलग अलग सेक्टर में, जो 5 कैटेगरीज में हम देखेंगे कि डिक्लाइन है, वो इसी वजह से हुआ है कि मेजर जो आपका इंक्रीज है वो नॉन एग्रीकल्चरल यूज में हुआ है। और वो यहां पर दिया भी गया है कि द एक्सपेंशन ऑफ बिल्डिंग एक्टिविटी ऑन एग्रीकल्चरल लैंड इन योर विलेज एंड सिटी। ये सीधी सी बात है कि बिल्डिंग एक्टिविटीज वगैरह बढ़ी हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल पर्पस के लिए हो, चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर के लिए हो, चाहे वो टर्शरी सेक्टर के लिए हो। उस वजह से ओवरऑल जो एरिया है अंडर योर नॉन एग्रीकल्चरल यूज वो बढ़ा है, और उसी के कारण क्या है कि बाकी जो सेक्टर्स है उनमें डिक्लाइन हुआ है, या बाकी जो कैटेगरीज है उनमें कमी आई है। ठीक है, आइए वो जो कमी वाले हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। द 4 कैटेगरीज दैट हैव रजिस्टर्ड अ डिक्लाइन। पहली बात तो ये 4 नहीं है, 5 है। ठीक है, बैरन एंड वेस्टलैंड, कल्चरेबल वेस्टलैंड, एरिया अंडर पास्चर्स एंड ट्री क्रॉप्स एंड फेलोलैंड्स। ठीक है, तो देखिए फॉलोइंग एक्सप्लेनेशंस कैन बी गिवन फॉर द डिक्लाइनिंग ट्रेंड्स। डिक्लाइन होने के लिए क्या कारण दिए गए हैं वो देखिए। As the pressure on land increased, both from the agricultural and non-agricultural sectors, the wastelands and cultivable wastelands have witnessed decline over time। क्योंकि जिस तरीके से बात की गई है कि लैंड के ऊपर जब प्रेशर पड़ा है, चाहे वो एग्रीकल्चर के पर्पज से हो, चाहे वो नॉन एग्रीकल्चर के पर्पज से हो, तो उसमें क्या हुआ है कि जो कल्चरेबल वेस्टलैंड है उसको हमने यूज कर लिया है फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज। हमने पीछे पढ़ा कि कल्चरेबल वेस्टलैंड को यूज किया जा रहा है किसके लिए? फॉर दी नेट सोन एरिया, यानी कि वहां पर क्रॉप्स को अब उगाया जा रहा है। ठीक है, तो इसलिए उसमें डिक्रीज हुआ है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि डिक्लाइन हुआ है किसमें? पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड में। पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड मैंने आपको बताया जहां पर जो पशु हैं उनको चराया जाता है। ठीक है, उसको बोला जाता है पास्चर्स। तो इसमें जो डिक्रीज हुआ है उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं? बाय प्रेशर फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड। एग्रीकल्चरल लैंड से प्रेशर इसमें भी पड़ा है। इलीगल एनक्रोचमेंट ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेशन ऑन कॉमन पास्चर्स लैंड इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिक्लाइन। जो इलीगल एंक्रोचमेंट किया गया है, एंक्रोचमेंट करने का मतलब है कि किसी जमीन को अगर आप गैर कानूनी तरीके से उस पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है, और वो क्यों किया गया है? ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ कल्टीवेशन ऑन कॉमन पास्चर लैंड। जो कॉमन पास्चर लैंड हुआ करते थे उस पर अब क्या किया गया है कि जो कल्टीवेशन था उसको एक्सपेंड किया गया है। तो इसलिए क्या है कि जैसे मान लीजिए आपका कोई पास्चर था, ठीक है, कोई कॉमन पास्चर था, उसमें आपने क्या किया है कि एग्रीकल्चर को मतलब कल्टीवेशन को बढ़ाया है, एक्सपेंड किया है, और उसकी वजह से क्या है जो आपके बगल वाला कॉमन पास्चर था, जो बगल वाले का पास्चर था, आपने उसको भी थोड़ा सा क्या कर लिया है? इलीगली एनक्रोच कर लिया है, यानी कि इलीगली गैर कानूनी तरीके से आपने उसके ऊपर कब्जा कर लिया है। तो इससे क्या है कि जो पास्चर लैंड है वो कम हुआ है। ठीक है, चलिए आगे इसमें एक चीज और है वो हम समझ लेते हैं, बाकी हम अगले पार्ट में देखेंगे। वो है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ये हमने बात की थी कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। जो ये पास्चर वाला लैंड है हमने बात की थी कि ये जनरली कॉमन प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, लैंड अकॉर्डिंग टू इट्स ओनरशिप कैन ब्रॉडली बी क्लासिफाइड अंडर 2 ब्रॉड हेड्स। पहला है प्राइवेट लैंड एंड दूसरा है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, जिनको बोला जाता है CPRs। While the former is owned by an individual or a group of individuals, the latter is owned by the state meant for the use of the community। ठीक है, जो पहला वाला है क्योंकि उसका नाम ही प्राइवेट है तो इसका मतलब या तो वो किसी इंडिविजुअल द्वारा ओनर है उसके इंडिविजुअल, या फिर कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स उसके ओनर या मालिक है। ठीक है, लेकिन जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज यानी कि जो CPR है उसको ओन किया जाएगा बाय द स्टेट। स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट आप कह सकते हैं, या फिर विलेज वगैरह में हम बात करें तो पंचायत वगैरह उसको कह सकते हैं। ठीक है, और उसका यूज क्या है कि वो कम्युनिटी द्वारा यूज किया जाएगा पूरा का पूरा, यानी कि उसमें कोई इंडिविजुअल का एज सच पूरा का पूरा रोल नहीं होगा। वो पूरा का पूरा जो एरिया है, जो CPR होगा कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स, उसको पूरी की पूरी कम्युनिटी के लोग जो है वो यूज करेंगे फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ठीक है, CPR क्या प्रोवाइड कराते हैं? दे प्रोवाइड फॉर्डर फॉर दी लाइव स्टॉक। वो लाइव स्टॉक के लिए फॉर्डर यानी कि चारा प्रोवाइड कराते हैं, एंड फ्यूल फॉर दी हाउसहोल्ड्स अलोंग विद अदर माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कि फ्रूट्स, नट्स, फाइबर, मेडिसिनल प्लांट्स एक्सेट्रा। तो ये जो CPRs है वहां पर ये सारी चीजें जो है वो मिलती है, मतलब ये सारी की सारी चीजों की जो जरूरतें हैं वो CPR से पूरी होती हैं। रूरल एरियाज में हम बात करते हैं तो सच लैंड इज ऑफ
particular relevance for the livelihood of the landless and marginal farmers and other weaker sections since many of them depend on income from their livestock due to the fact that they have limited access to land। तो गांव के क्षेत्र में हमने बात की है जो मार्जिनल फार्मर्स हैं या फिर जो लैंडलेस फार्मर्स हैं यानी कि जिनके पास जमीन नहीं है या फिर जो अदर वीकर सेक्शंस हैं जिनका क्या है कि अपनी वो इनकम के लिए किस पर डिपेंड करते हैं, लाइव स्टॉक के ऊपर, ठीक है, क्योंकि उनके पास लैंड नहीं है तो उनके लिए ये जो लैंड है इस तरीके की यानी कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जो है वो बहुत ज्यादा उनके लिए महत्व रखते हैं। CPRs also are important for women as most of the fodder and fuel collection is done by them in rural areas। तो CPRs जो है वो women के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो चारा वगैरह इकट्ठा करना होता है, जो फ्यूल के लिए लकड़ी वगैरह इकट्ठा करनी होती है वो गांव में ज्यादातर महिलाओं द्वारा ही की जाती है। They have to devote long hours in collecting fuel and fodder from the degraded area of CPR। उनको बेसिकली काफी समय जो है फ्यूल के लिए लकड़ी इकट्ठा करने में या पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करने में बहुत ज्यादा समय जो है वो डिवोट करना पड़ता है। CPRs can be defined as community's natural resource where every member has the right of access and usage with specified obligations without anybody having property rights over them। ठीक है, यानी कि CPR जो है वो कम्युनिटी के यानी कि समुदाय के क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, प्राकृतिक संसाधन है जहां पर जो हर मेंबर है यानी कि सभी के सभी जो मेंबर्स हैं, जो सदस्य हैं, उनके पास राइट टू एक्सेस है यानी कि वो वहां पर जा सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं विद स्पेसिफाइड ऑब्लिगेशंस। कुछ ऑब्लिगेशंस हैं, ठीक है, कि किसी का भी उसके ऊपर कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है, किसी भी इंडिविजुअल का कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। वो एक ऐसा एरिया है या एक ऐसी लैंड है जिसके ऊपर पूरी की पूरी कम्युनिटी का हक है। कम्युनिटी फॉरेस्ट्स, pasture lands, village water bodies and other public spaces where a group larger than a household or family unit exercises rights of use and carries responsibility of management are examples of CPRs। तो CPRs के यहां पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे कि कम्युनिटी फॉरेस्ट जो है वहां पर, या फिर जो पास्चर लैंड्स हैं यानी कि जहां पर मान लीजिए एक गांव के कुछ लोग जो है अपने अपने पशुओं को लाके चराते हैं, वो कॉमन जो पास्चर लैंड है वो। विलेज में जो वाटर बॉडीज वगैरह होती हैं जैसे कि तालाब होता है या कोई कुआं वगैरह है गांव में वो है, या फिर कुछ और पब्लिक स्पेसेस हैं जहां पर जो ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि एक ऐसा ग्रुप जो फैमिली के साइज से बड़ा है, ठीक है, वो उसमें क्या करता है, उसका वहां पर अधिकार होता है और वो ही उसका मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेता है। यानी कि एक परिवार से ज्यादा लोग जब किसी भी जगह का यूज करेंगे उस पर उनका अधिकार होगा और वो उसके मैनेजमेंट की जिम्मेदारी लेंगे, वही जगह जो है बन जाएंगी CPRs यानी कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज। ठीक है, चलिए आज इसको इतना ही रखते हैं। चैप्टर हमने थोड़ा सा स्टार्ट किया है, लैंड यूज वगैरह क्या है, लैंड यूज कैटेगरीज वगैरह क्या है, किस तरीके से इनमें कैसे चेंज होते आया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के चेंज होने की वजह से, ये चीजें थोड़ा सा हमने समझी है। आगे हम अगले पार्ट में इसको कंटिन्यू करेंगे विद दिस एग्रीकल्चरल लैंड यूज इन इंडिया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, कम से कम 10 लोगों तक चीजों को जरूर पहुंचाइए। इससे ज्यादा अगर आप लोग शेयर कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए आप लोगों को कमेंट जरूर करें ताकि हम लोगों को पता लग पाए कि आप लोग जो हम यहां पर आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं उसका जो फल है, जो परिणाम है वो आप लोगों तक पहुंच पा रहा है। और बाकी अगर किसी को कोई फीडबैक देना चाहे तो वो भी जरूर दीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई इंप्रूवमेंट का स्कोप लगता है तो भी बताइएगा, चीजें पसंद आ रही हैं तो भी बताइएगा। बाकी जो लोग नए हैं चैनल पे उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि काफी सारा मटेरियल आप लोगों को यहां पर मिलने लगा है और आने वाले समय में भी इस तरीके से ही और मटेरियल आप लोगों को मिलेगा। थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट की हमें जरूरत है। अगर आप लोग कंट्रीब्यूशन वगैरह थोड़ा सा करेंगे तो फिर आप लोगों को वीडियोस के साथ साथ नोट्स, क्विजेस, टेस्ट सीरीज वगैरह भी हम लोग प्रोवाइड कराने के बारे में सोच रहे हैं। बाकी हमसे ज्यादा जुड़ने के लिए हमारा फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, टेलीग्राम चैनल का आप लोग यूज कर सकते हैं। और अगर आप लोग हमसे कोई और बात शेयर करना चाहते हैं, किसी को कुछ पूछना है या कुछ चीज बतानी है तो वो आप हमारी ईमेल आईडी के थ्रू भी हमसे कर सकते हैं, दैट इज okul.co@gmail.com। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले पार्ट के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए प्लीज डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।